मैं मोहन साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, राजराज कॉलेज जमशेदपुर। आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो CBCS के तहत यूजी सेमेस्टर छात्र के सभी छात्रों के लिए है जिन्होंने ऑनर्स हिस्ट्री लिया है या जिन्होंने पास कोर्स के रूप में हिस्ट्री रखा है या जिन्होंने सहायक विषय के रूप में इतिहास को रखा है। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद के उदय के कारण एवं विस्तार। तो यहाँ मैं महाजनपद का कुछ परिभाषा देने का प्रयास किया है, परंतु इसके अतिरिक्त एक और बात कहना चाहूँगा कि महाजनपद जो है वो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जन या जाति था, जो जाति या वंश जहाँ पर जाता था उसके नाम पर उस प्रदेश का नाम पड़ जाता था। ऐसे राज्यों को जन या जातीय राज्य कहा जाता था। ये कल्पना पर आधारित था और इस जनपद में अन्य जाति के लोग भी रहते थे, परंतु उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी गौण थी, नगण्य थी। उत्तर वैदिक काल के पश्चात राजनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। आर्यों का प्रसार बढ़ता गया और नए नए राज्यों की स्थापना होने लगी या जनपद आपस में विलीन होकर बड़े राज्यों के रूप में स्थापित होने लगे। राज्य की कल्पना के बदले अब उसका आधार भौगोलिक हो गया। अब जो लोग जहाँ बस जाते थे उसके नाम के आधार पर ही उस जनपद का नाम हो जाता था। 6ठी शताब्दी तक आते आते प्रत्येक जनपद का विस्तार हो चुका था। सीमा विस्तार की भावना एवं पारस्परिक युद्धों ने जनपद को अपेक्षाकृत विस्तृत कर दिया था और वो महाजनपद के रूप में देखे जाने लगे। बौद्ध साहित्य जैसे अंगुत्तर निकाय से भी हमें बौद्ध कालीन महाजनपदों के बारे में सूचना प्राप्त होती है, जिनकी संख्या 16 बताई गई है। इन महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे? यहाँ मैंने 4-5 कारणों को उल्लेखित किया है, जिसमें सबसे पहला उत्पादन अधिशेष में वृद्धि। तो साहित्य तथा पुरातत्व दोनों ही प्रमाणों से यह स्पष्ट हो चुका है कि इस समय लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, जिसमें कृषि के लिए भी लोहे के उपकरण बनाए जाने लगे, जैसे फाल, फावड़ा, कुदाल, दरांती आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इसी प्रकार फाल, बसुला, हंसिया आदि के लौह उपकरण का प्रयोग होने से कृषि के क्षेत्र में क्रांति देखी गई। अधिक से अधिक जंगलों को साफ कर कृषि योग्य बनाया जाने लगा। कठोर मिट्टी को तोड़कर जोतने का कार्य किया जाने लगा। चावल और गन्ने की खेती अधिक मात्रा में की जाने लगी, यानी उत्पादन बढ़ा। कृषि अपने उत्पादन अधिशेष बड़ी मात्रा में प्राप्त करने लगा। बड़ी बड़ी बस्तियां अस्तित्व में आने लगी। फाल के प्रयोग से कृषि उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण जीवन यापन को सुदृढ़ता प्रदान प्राप्त हुई और राज्यों के उत्कर्ष का मार्ग प्राप्त हो गया, जिसके कारण गैर कृषकों जैसे शिल्पियों, कारीगरों, व्यापारी जो राज्य में निवास करते थे का पोषण होने लगा और इस प्रकार राज्यों का अभ्युदय के लिए एक उन्नत कृषि तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके दूसरा कारण जो था वो शिल्प एवं उद्योग धंधों का विकास। उत्पादन अधिशेष की वृद्धि होने से राज्यों में अब बाजार का निर्माण होने लगा। बाजार के रूप में एक स्थान विकसित होने लगी, जिसके कारण शिल्पियों, उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधे थे उसको विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। जातक ग्रंथ में 18 प्रकार के उद्योगों का उल्लेख मिलता है, जिनके निवास से जो छोटी बस्ती थी अब नगर के रूप में स्थापित होने लगे, क्योंकि इन स्थानों पर सामानों को तैयार किया जाता था, अब की खपत होने लगी। समीपवर्ती क्षेत्रों से भी लोग आकर इसको खरीदते थे। धीरे धीरे एक ही प्रकार के व्यवसायियों का एक समूह बनने लगा, जो कालांतर में राज्य के रूप में या व्यवसायिक केंद्र के रूप में अथवा नगर के रूप में बदल गए। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा कारण है, व्यापार एवं वाणिज्य की प्रगति। राज्य के विकसित होने महाजनपद उदय में एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि जो व्यापारिक गतिविधियां, जो आर्थिक गतिविधि प्रारंभ हुई, उसके
मार्ग में कई राज्य अवस्थित थे जो कालांतर जनपद है, छोटे राज्य थे। वो इन आर्थिक गतिविधियों से लाभान्वित होने लगे और वे इन स्थानों का प्रयोग महाजनपदों के रूप में किया जाने महाजनपद के रूप विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। देश में समृद्धिशाली व्यापारियों का वर्ग उत्पन्न हुआ। ये अतिरिक्त उत्पादन को कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाते थे। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि इस काल में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापारी उन्नति पर था। इस कारण देश के भीतर अनेक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर अस्तित्व आ चुके थे। नदियों के तट पर बसे हुए नगर कौशाम्बी, अयोध्या, काशी, मथुरा, पाटन, पाटलिपुत्र आदि व्यापारियों के आकर्षण केंद्र बने, जिन्होंने नगरों को विकसित होने के लिए एक वातावरण निर्मित किया। चौथा कारण नियमित सिक्कों का प्रचलन। तो नियमित सिक्कों का प्रचलन इस बात का निश्चित संकेत मिले हैं कि ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के अंत तक सिक्कों का नियमित प्रयोग होने लगा था। आज सिक्के का प्रयोग जनपदों के द्वारा पहले ही किया गया था, मगर व्यापारिक गतिविधियों ने इसे अधिक सुदृढ़ता प्रदान की, जिससे राज्यीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। पांचवा जो कारण है, सीमा विस्तार की भावना। तत्कालीन जो परिस्थितियां ऐसी थीं कि अब आर्थिक समृद्धि होने लगी, समृद्धशाली नगरों का उदय हुआ। कुछ नगर जैसे राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, तक्षशिला आदि सामरिक और व्यापारिक दृष्टियों से महत्वपूर्ण थे। यहाँ बड़ी संख्या में शिल्पकार, कारीगर, व्यापारी के साथ प्रशासनिक अधिकारी बसे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग, व्यापार वाले मार्ग, नगर राज्य की राजधानी विकसित होने लगे। इस कारण कुछ महान राजाओं की विजय ने राज्यों को विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे बिंबिसार की अंग विजय, अजातशत्रु काशी, वज्जी संघ का विलय। उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि राज्यों के विकास के लिए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। इसके अतिरिक्त समग्र रूप से कहा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में हुए आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक काल में कबायली जनजीवन में विघटन आने लगा और क्षेत्रीयता की भावना विकसित हुई। पशुपालन से कृषि को अग्रसर होना अपने आप में ऐसी प्रक्रिया थी जिसके परिणामस्वरूप गंगा घाटी के निवासियों के जीवन में स्थायित्व आ गया। अधिकांश जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। पहला, कुछ जनों या कबीलों ने अकेले ही जनपद की व्यवस्था प्राप्त कर ली, जैसे मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल। कुछ अन्य जनपद इस श्रेणी में आते हैं। कुछ जनपद में पहले संयोग हुआ, इसके बाद उनका जनपद के रूप में विकास हुआ। इस प्रकार उदाहरण में पांचाल जनपद, इसमें 5 जनों का संयोग था। अनेक जन अतिरिक्त शक्तिशाली जनों के द्वारा विजित होने के कारण उन्हीं में मिला लिए गए। अज जन इस प्रकार का एक उदाहरण है। तो स्पष्ट है कि उपयुक्त कारणों ने जनपदों को महाजनपदों के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित किया। यहाँ हम 16 जनपद देख सकते हैं जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान थे। इनमें सबसे पहला हम लोग का है अंग जनपद। अंग जनपद, ये हम देख सकते हैं अंग जनपद, जो उस समय कहाँ अवस्थित था वो भी हमें दिख रहा है, जो आधुनिक भागलपुर बिहार के समय क्षेत्र में अवस्थित था। इसके बाद आता है मगध। मगध जो पटना गया क्षेत्र में विकसित था बिहार में, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वो देख सकते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा तीसरा राज्य काशी। काशी जो आधुनिक वाराणसी या वाराणसी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, जिसकी राजधानी वाराणसी ही थी। उसके बाद आता है हम लोग का कौशल। कौशल अवध उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसके बाद हम लोग का आता है वज्जी। वज्जी जो 8 राज्यों का संघ था, जो आधुनिक मुजफ्फरपुर बिहार के क्षेत्रों में विस्तारित था। इसकी 3 प्रमुख राजधानियां थी, वैशाली, मिथिला एवं कुंडग्राम। उसके बाद आता है मल। वज्जी और मल जो थे ये दोनों ही गणतांत्रिक राज्य थे, इनमें गणतंत्र का प्रभाव था, ये राजतंत्रात्मक राज्य नहीं थे। तो मल के 2 राजधानियां थी, कुशी एवं पावा। कुशीनगर एवं पावा 2 देवरिया के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। इसके बाद हम लोग आता है चेदी, जो आधुनिक बुंदेलखंड मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के क्षेत्र का है, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसके बाद हम लोग का आता है वत्स। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, जो आधुनिक इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में
आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्रों में अवस्थित था। इसके कुरु, हस्तिनापुर, कुरु का क्षेत्र दिल्ली के आसपास का दिल्ली मेरठ का क्षेत्र था, जिसका संबंध महाभारत से है। इसके बाद आता पांचाल। पांचाल जैसे पहले कहा गया 5 जनों का संयोग था। इसमें 5 जन मिलकर पंचाल का निर्माण किया था। पंचाल की 2 राजधानियां थी, अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य, जो रोहिलखंड के आसपास क्षेत्र में विकसित था। उसके बाद आता है मत्स्य, जो राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर के जिलों में विस्तारित था, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। इसके बाद हमारा है सूरसेन। सूरसेन यमुना नदी तट पर आधुनिक मथुरा के पास अवस्थित था, जिसका संबंध भगवान कृष्ण से भी स्थापित किया जाता है या देखा जाता है। उसके बाद अवंती। अवंती आधुनिक मालवा के क्षेत्र पर अवस्थित था, जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। इसके बाद हमारा है अश्मक, जो दक्षिण में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी पौदनी या पैठन थी, जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी तट पर अवस्थित था। इसके बाद हमारा आता है गांधार। गांधार ये है जो पेशावर रावलपिंडी, जो पाकिस्तान के हिस्से में है, रावलपिंडी के क्षेत्र में विस्तृत था, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था, जहां चाणक्य ने भी शिक्षा ग्रहण की थी और कालांतर में हुआ इसके तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में भी कार्य किया उन्होंने। इसके बाद हमारा है कम्बोज। कम्बोज उत्तरी क्षेत्र में गांधार का एक पड़ोसी राज्य, जिसकी राजधानी राजपुर, दक्षिण पश्चिम कश्मीर में जिसकी राजधानी राजपुर थी। कम्बोज के बारे में चाणक्य का कहना है कि कम्बोज के निवासी शस्त्र पर जीवित था। वे शस्त्र प्रयोग के द्वारा ही अपने जीवन को निर्वाह करते थे। वे विभिन्न शासकों के अधीन सेना में सैनिकों के रूप में कार्य करता था। वे भाड़े के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। तो ये हमारा 16 जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के हम लोग देख सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 16 महाजनपद अवस्थित थे, जो उत्तर से लेकर दक्षिण में गोदावरी तट तक और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में अंग के रूप में देखा जा सकता है। तो उम्मीद है कि छात्रों को ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।